दोस्तों जेकेपीएसआई की 4 अभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, 4 शिफ्टें, 2 एग्ज़ाम्स और 4 शिफ्टें, उन्हें तो हम 4 एग्ज़ाम ही बताएंगे। ऑफ कोर्स 2 शिफ्टों में 4 मतलब 2 दिन में 4 शिफ्टें हुई हैं, तो 4 एग्ज़ाम्स हुए हैं, अलग अलग पेपर्स। और उसमें कैंडिडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वो ऐसी मिस्टेक्स जो शायद उनके लिए इन फ्यूचर महंगी पड़ सकती हैं। तो वो क्या मिस्टेक्स हैं जो वो कर रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, आपको उनसे सीखना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि ऑफ कोर्स आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस श्योर बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी में वीडियो को ख़त्म करेंगे। और जो है वो वीडियो को आप 1.5x या 2x पे देख सकते हैं, अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक पेपर है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ऐसे ही जॉब अपडेट्स मिलेंगे। जेकेएसएसबी ही नहीं बल्कि बाकी एग्जाम्स के रिलेटेड भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आप ये चीज़ जो है वो इस चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करें। इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएगा, आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ मैंने शेयर की है कल। यहाँ पे लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड गवर्नर्स। ठीक है, तो मतलब जितने भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी के एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनके रेस्पेक्टिव मतलब चीफ मिनिस्टर्स, क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स के बारे में अभी तक एक दो एग्जाम्स में पूछा गया। तो भाई कैसे भी करके, कुछ भी करके, रट के, घोटा मार के, किसी भी तरह से, मतलब जैसे हो सकता है, जिस तरह से हो सकता है उस तरह से आप ये जो है वो लर्न करके जाएं। पहली बात तो ये कि चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह ये आप लर्न करके ज़रूर जाएं, नंबर 1। नंबर 2, मिस्टेक्स की तरफ आते हैं। मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं कैंडिडेट? सबसे पहली चीज़ तो वो ये कि वो देख रहे हैं कि भाई जैसे ही लॉगिन किया कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे लॉगिन करने के बाद सीधा पहला क्वेश्चन नंबर आया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया, क्वेश्चन नंबर 3 आया। ठीक है, इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं और बच्चे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और उसके बाद सीधा उसको क्लिक नेक्स्ट कर रहे हैं, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो भाई मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन के बीच में आप ऐसे ही करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा तो चले, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा तो चले, उससे क्या होगा कि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट आई विल सजेस्ट टू जस्ट 10 से 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा टाइम, या मैक्सिमम मान लो 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के अंदर अंदर मान लो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, और इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि आपको आपका पेपर, मतलब आप क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के बारे में आप कितना जानते हैं, आपने पढ़ा है कहीं, या ये वो ऐसा एमसीक्यू ऐसा है जो पहले भी आपने कहीं पढ़ा या स्ट्राइक किया है आपके माइंड को। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा इस पर टाइम डिवोट करें, 20 सेकंड के अंदर अंदर लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है इसका आंसर ये है, ठक देके तो सीधा उसको टिक कर लिया। अगर नहीं तो टिक क्या, मतलब वहाँ पे डॉट पे वो करना होता है, फिर नेक्स्ट करना होता है। अगर पता है तो भाई टिक कर लिया, डॉट कर लिया, फिर नेक्स्ट चले गए। फिर उसी तरह से मतलब मान लीजिए किसी बार क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो उसके बारे में सबसे बड़ा ब्लंडर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन के पीछे टाइम बर्बाद करने लग जाते हैं। भाई ये तो क्वेश्चन ऐसा है, ये तो मैंने सुना ही नहीं। ठीक है, एक मिस्टेक्स तो ये कर रहे हैं। भाई जिस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो उसका सीधा इग्नोर मारो यार, उसको साइड पे रखो, छोड़ो छोड़ो परे यार, रखो रखो, मत करो, मतलब टाइम बर्बाद उस पर। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो ईगो आ रहा है एग्ज़ाम में, और यही ईगो जो है वो उनको, वो ईगो की वजह से जो है वो ब्लंडर कर देते हैं अपनी एग्ज़ाम में। वो क्या, वो ये कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका बैकग्राउंड जो है वो मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में उसने पीजी किया है, मास्टर्स किया है पीजी हिस्ट्री में। एक तरफ है पीजी वाला, हिस्ट्री वाला, और दूसरी तरफ से है बीटेक मतलब कैंडिडेट, एक इंजीनियर। ठीक है, अब मान लीजिए जो बीटेक वाला है, बीटेक कैंडिडेट है, और दूसरी तरफ से पीजी वाला, हिस्ट्री वाला है। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि हिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से या एंशंट से, मेडिवेल से क्वेश्चंस ऐसे आए कि उसको पता है कि भाई इसने तो ऑफकोर्स मास्टर की होगी, पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा डीप, तो
इसको तो टिप्स टिप्स पे होगी, मतलब मतलब पूरी हिस्ट्री, चाहे वो एंशेंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, ठीक है, वो तो उसको हिस्ट्री वाले को तो ऑब्वियसली वो टिप्स पे होगी। लेकिन फिर वो जब देखेगा क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन पढ़ते ही उसको दिमाग में आएगा कि भाई ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये क्या हो गया, या उसको डाउट आ जाएगा, या उसको तीन तीन ऑप्शंस पे डाउट होगा कि यार ये इसका आंसर ये होगा शायद, नहीं फिर ये होगा, फिर ये नहीं ये होगा। तो वहाँ पे जो है वो कैंडिडेट का ईगो आता है कि भाई कैसे नहीं मुझे आएगा, मेरा तो सब्जेक्ट ही यही है, मैंने तो पीजी करी है इसमें। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है, आपके स्ट्रांग पोर्शन में से आपको कोई क्वेश्चन आपको स्ट्राइक मतलब वहाँ पे रुक जाता है, अटक जाते हो, आपकी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो भाई छोड़ो ना, ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो अपना, 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत लगाओ उस क्वेश्चन के ऊपर। अब ये उसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, मान लीजिए एक बीटेक है, बीटेक कंप्यूटर मतलब कैंडिडेट है, ठीक है। अब बीटेक कैंडिडेट क्या है कि अब मान लीजिए उसको एक मैथ्स है, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई। अब मान लीजिए अगर वो मैथ्स वाला वो क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसको मैथ्स का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, रेशो से आ जाता है या परसेंटेज से आ जाता है, तो वो क्या करता है कि भाई परसेंटेज तो मैंने इतने हज़ारों क्वेश्चंस लगाए थे, क्यों नहीं निकल रहा है मेरा परसेंटेज में, वो सारे फार्मूले ट्रिक कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, 4 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं और आपका क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो उस वजह से क्या होता है कि भाई ये तो बताएगा यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने तो इसके 1000 क्वेश्चन लगाए थे, क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा मेरे से। तो यही चीज़ जो है वो दोस्तों नहीं करनी है, यही चीज़ मार देती है वहाँ पे, यही चीज़ जो है वो वहाँ पे पनिश करती है इंसान को और फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी सिली मिस्टेक्स दोस्तों ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स करते हैं, और मैंने भी खुद एसएससी के यूपीएससी के जो है वो एग्ज़ाम्स में इस चीज़ को जो है वो फेस किया है कि भाई कोई मान लो कोई स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है फेवरेट आपका, जिस पे आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, और फिर उसमें से क्वेश्चन आता है और फिर आपसे वो नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पे ईगो आ जाता है बीच में कि नहीं 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 यार ये कैसे नहीं होगा मुझसे, वो कैसे नहीं होगा वाला वो सीन हो जाता है और वही आपका टाइम बर्बाद कर देता है दोस्तों। सो वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट सिंपली डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। आपका क्वेश्चन मतलब निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आपसे ऑलरेडी कि 20 सेकंड लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, 20 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है। या अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो 30 to 40 सेकंड्स, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ, क्योंकि वहाँ पे टाइमर लगा होता है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो आप कोशिश करें कि आप वो टाइमर के हिसाब से देखें कि 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ दो वहीं पे, बाद में करेंगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। तो ये आ गई दूसरा ब्लंडर जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ ये कि कैंडिडेट्स जो है वो सबसे बड़ा ब्लंडर ये कर रहे हैं कि वो फुल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। एक दो यार मुझे समझ नहीं आता यार, ठीक है, मतलब 2 मिनट के लिए अगर कोई कैंडिडेट है जिसने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, जिसने पूरे साल मस्ती की, जिसने पूरे साल टाइम वेस्ट किया, जिसने पढ़ाई जो सीरियस नहीं था, लाइक मतलब जॉब को लेके एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं था, या उसने ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट के मतलब शौक के लिए दिया, या नहीं यार डेल के लिए ठीक है भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या घर वालों के लिए भाई घर वालों ने बोला कि एग्ज़ाम दे दे तो देने जाऊँगा। अब वैसे बंदे जिन बंदों ने जिन बंदों के साथ जिन लोगों का पढ़ाई के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, मेहनत ज़रा सी भी नहीं की है, तो उस केस में अगर आप 120 अटेम्प्ट पूरे अटेम्प्ट करके आते हैं फुल अटेम्प्ट, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पिछले 1.5-2 साल से पढ़ रहा है, साल से पढ़ रहा है, 6 मंथ से पढ़ रहा है, तो उसको जो है वो यही चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है। वो ये कि मतलब आपने बचना है फुल अटेम्प्ट करने से, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। आपने जो है वो फुल अटेम्प्ट नहीं मारना है। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सीबीटी जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एक्यूरेसी का उतना रोल नहीं रहेगा, लेकिन ये भी तो सोचो ना, जब आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन में ये देखा जाएगा कि आपकी एवरेज जो आपके एवरेज बच्चे हैं आपकी शिफ्ट के, उनमें से मतलब एवरेज शिफ्ट से
के ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन एवरेज शिफ्ट के बच्चों से अगर कम है आपके मार्क्स तो आपके मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे मसला ये हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या सीन हो जाता है, यहाँ पे दूसरी गेम ये हो जाती है कि कैंडिडेट्स क्या काम करते हैं कि फुल अटेम्प्ट मार के आए। फुल अटेम्प्ट क्या हुआ कि मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने 60 क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट किए, 60 क्वेश्चन परफेक्ट किए और उसके बाद जो है वो अगले नेक्स्ट 60 क्वेश्चन जो है वो तुक्के मार के आया या गलत करके आया। तो भाई ज़रा मुझे एक बात बताओ, जो आपके 60 क्वेश्चन है, मतलब जो 60 क्वेश्चन है 60 इंटू 1.2, आप 60 इंटू 1.25 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके 75.6। ठीक है, 75.6 अप्रोक्स आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब अगर आपने परफेक्ट किए हैं 60 क्वेश्चंस मान लो मतलब, तो उससे क्या होगा कि आपके 75 के आसपास क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब करेक्ट आंसर होंगे। फिर अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो नॉर्मलाइजेशन से आपको ये फ़ायदा होगा दोस्तों, फिर नॉर्मलाइजेशन से ये होगा आपके 75 से 85 95 20 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर। अब ये तो जेन्युइन सी बात है कि अगर आपके एवरेज बच्चों की, जो आपकी शिफ्ट के एवरेज बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा नंबर आपको देगी जेकेएसएसबी, तो वो किस बेसिस पे देगी भाई? वो तो यही पैटर्न देखेगी ना। अब ये ऐसा तो नहीं करेगी कि हर एक बच्चे को 20 नंबर दे दिए, चलो भाई ठीक है ग्रेस मार्किंग कर दी। तो भाई ग्रेस मार्किंग का वाला सीन नहीं है यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन में भी जो है वो आपका कोई बोनस नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, 75 मार्क्स कर रहे हो आप, मतलब 75 आपका स्कोर है, 60 आप क्वेश्चन कर रहे हो, 75 आपका स्कोर है। मैं बात कर रहा हूँ जेकेपीएसआई का। तो फिर क्या होगा कि जेकेएसएसबी आपको खुद जो है वो, मान लीजिए आपने 60 के 60 जो है वो परफेक्ट किए हैं, तो आपको जो है वो 20 से 25 नंबर भी मिल सकते हैं। आप मेरी बात मानो दोस्तों, 20 से 25, मान लीजिए 75 85 95, तो भाई 60, अगर आपका 60 की वजह से 75 बन रहा है स्कोर, तो 75 तो प्लस 15 कितना हो गया, वो हो गया सीधा 90। तो मतलब अगर 15 नंबर भी आपको जेकेएसएसबी देगी तो 90 टच कर लोगे आप। एंड 90 दोस्तों, 90 में बिलीव मी 90 इज़ मोर देन सफिशेंट, क्योंकि वही चीज़ जो है वो मासेस से आपको डिफरेंट करने वाली है। जेकेएसएसबी अगर नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपको मार्क्स देगी तो वो इसी बेसिस पे देने वाली है कितने नंबर आपको मिलेंगे। मान लीजिए आप हैं, आपके 4-5 दोस्त हैं, और आपके 4-5 दोस्तों में से सब ने तुक्के मार के जो है वो क्वेश्चन गलत किए हैं। किसी ने 60 अटैम्प्ट किया है, किसी ने 80 अटैम्प्ट किया है, किसी ने 90 किया, किसी ने 100 किया है। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ पे जिस कैंडिडेट ने 60 ही अटैम्प्ट किया होगा उसके 75 नंबर बन रहे होंगे, तो उस कैंडिडेट के 60 क्वेश्चन ठीक होंगे, तो उसको जो है वो चांसेस रहेगा, हाई चांसेस रहेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर उसी को मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा, कोई दोस्त है आपका, उसने 100 अटैम्प्ट किया है, 100 अटैम्प्ट मारने से जो है वो, मान लीजिए उसके 60 ही जो है वो क्वेश्चन उसके ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। मतलब मान लीजिए 40 क्वेश्चन उसके गलत हैं, तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो। तो 10 क्वेश्चन तो उसके 10 तो ऐसे ही माइनस हो जाते हैं यहाँ से। तो 65 तो वो पहले ही पहुँच जाता है, 75 से 65, तो 10 नंबर तो वैसे ही कट जाएंगे आपके, 10 नंबर तो वैसे ही माइनस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने सुना होगा कि अगर आप सीबीटी में स्कोर करते हो अबो एवरेज तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन व्हाट आई सेड कि आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे, लेकिन किस बेसिस पे बढ़ेंगे? वो इसी बेसिस पे बढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने ठीक हैं, आपने क्वेश्चंस कितने ठीक करे हैं, वो ये चीज़ देखी जाएगी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं बस वो करो यार, और आपको फजूल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है, जिसका आपने सुना ही नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है भाई उस क्वेश्चन को करने की, क्या मजबूरी है? ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता, कोई मुद्दा ही नहीं बनता कि आप उस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के बारे में 50-50 हो तो भाई फिर उस टाइम पे तो चांस रहता है कि भाई 50% आपका क्वेश्चन का चांस बन रहा है, तो भाई 50%, हाँ तो ठीक है, वहाँ पे फिर लक चलेगा आपका कि भाई चलो ठीक है, किस्मत ने साथ दे दिया तो आपका
50-50 की वजह से जो है वो आपका क्वेश्चन मतलब ठीक हो गया और क्वेश्चन आपको नंबर मिल गया। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक नंबर अगर आपका जो है वो, मान लीजिए एक बच्चा है उसका है 80 स्कोर और दूसरा बच्चा है उसका 79 स्कोर है, ऐसे तो हमें उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं लगेगा, बहुत 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 कम फ़र्क लगेगा, बहुत कम गैप लगेगा। लेकिन फिर जब ओवरऑल देखा जाएगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगी, तो फिर आप मुझे दोस्तों, मैं आप गारंटी देता हूँ कि 79 से लेकर 80 के बीच में ही आपको 10, 15, 20 हज़ार ऐसे इस तरह के इतने ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे, 1000, 2000। तो एक नंबर भी दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं, यकीन करो मेरी बात का। एक नंबर भी आपको ज़्यादा मिल जाता है तो आप हज़ारों लाखों बच्चों को जो है वो अपने पीछे छोड़ देंगे, अपने जो है वो मतलब मासेस से जो है वो आगे निकल के जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यार ये फजूल वो क्या बोलते हैं ना कि तुक्काबाजी नहीं करनी है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस तुक्काबाजी बस, ठीक है। तो बाकी एज ए ब्रदर मेरी ये सजेशन है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो आप करेंगे, मैं इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। बाकी वीडियो को मुझे लगता है यहीं पे आज ख़त्म कर देते हैं। फ़िलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन जिसका एग्ज़ाम है।